आज हम लोग पढ़ेंगे सजीवों में गति कैसे होता है। ठीक, सजीव कौन होते हैं आप जान ही रहे हैं। जैसे कि जो सांस ले सकते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह गति कर सकते हैं, जो अपने अंदर की जितनी भी अनुपयोगी चीज़ें हैं उसे बाहर निकाल सकते हैं। ठीक, जो प्रजनन कर सकते हैं। ठीक ना। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग आचार्य जी की कोट्स को देख लेते हैं। ठीक ना। तो हम पढ़ेंगे आज पाठ 8 है ना, जो कि विज्ञान की ओर हमारी कक्षा 6 की पुस्तक है। ठीक, स्टार्ट करने से पहले आचार्य जी की कोट्स को देख लेते हैं। काम वो चुनो जिसमें पेट तो चल जाए लेकिन साथ ही वो होता रहे जिसके लिए तुम पैदा हुए हो, है ना। काम ऐसा चुनना है कि पेट तो चल जाए लेकिन साथ ही साथ वो होता रहे जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। तुम किसके लिए पैदा हुए हो? तुम समझ बढ़ाने के लिए पैदा हुए हो। ठीक है, आगे चलिए। थोड़ी देर शांत होकर बैठने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहे हैं यहाँ? थोड़ी देर शांत होकर बैठने की कोशिश कीजिए। ठीक ना। अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए और अपने शरीर में जो भी गति होती है उसको अनुभव कीजिए। यदि आप शांत बैठते हैं तो आपके शरीर में क्या अनुभव होता है कि धड़कन आपके धड़कते हैं, सांस लेते हैं आप, ठीक ना, और क्या क्या होता है उसे आपको ध्यान देना है। ठीक, समय समय पर आपकी पलकें भी, आँख की जो पलकें होती है वो झपक रही थी, है ना। क्या सांस लेते समय आपने अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव किया? आपने महसूस किया होगा कि आपका शरीर स्वतः मतलब अपने आप ही अनेक गतिविधियां को नियंत्रण करता रहता है। मतलब अपने आप ही शरीर बहुत सा काम को करते रहता है। जैसे कि हम खाना पचाने के लिए तो हमें अलग से उसमें मशीन में नहीं डालना पड़ता है, खाना को फिर से पेट में डालना होता है, ऐसा नहीं। खाना भी ऑटोमेटिक पच रहा है। फिर जो हम लोग पानी पीते हैं वो शुद्ध होकर के वो अलग होता है, फिर जो गंदगी होती है वो अलग चला जाता है। मतलब शरीर के अंदर हमारा बहुत सा काम ऐसा है जो कि शरीर स्वतः खुद ही कर देता है। ठीक ना। सांस लेने के लिए तो हमें कुछ मशीन का प्रयोग नहीं करना पड़ रहा है, सांस ही खुद ब खुद शरीर ले रहा है। ठीक ना। अगर हीट को हम लोग हीट को शरीर से बाहर निकालना होता है तो पसीना खुद ब खुद क्या हो जाता है, अपने आप बाहर निकलने लगता है। ठीक है, तो ये स्वतः होता है, खुद ब खुद होने लगता है। अनेक गतिविधि नियंत्रण करता है। जब आप अपनी कॉपी में लिखते हैं या जब आप अपनी कॉपी में लिखते हैं या आ, उसके बाद क्या है, लिखते हैं, उसके बाद है, हाँ इधर है, मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं। या तो आप कॉपी में लिखते हैं या तो मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं, तो क्या होता है कि तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है? लिखते हैं तो हाथ, हाथ का अंगुली, हाथ अंगुली ये सब गति करता है। जब मुड़कर देखते हैं तो गर्दन काम करता है, सिर काम करता है, ठीक है ना, आंख काम करता है, बहुत से शरीर के अंग काम करते हैं। आपके इस एक स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई ना कोई भाग गति करता है, हिलता ही है। आप एक जगह क्यों नहीं खड़े हैं, आपका शरीर का कोई ना कोई अंग गति कर ही रहा है। ठीक, आप चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो भी आपके शरीर में गति होती ही है। ठीक, गति करना सजीवों का एक विशेष लक्षण है। गति करना सजीवों का एक विशेष लक्षण है। जो निर्जीव है वो गति कैसे करेंगे? मान के चलिए कोई ग्लास है, ग्लास तो निर्जीव है, वो तो गति नहीं करेगा, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। हाँ, यदि कोई सजीव चीज उसे ले जाएगा तभी वो जा सकता है ना। आगे, नीचे की सारणी में जंतुओं के चित्र को पहचान कर उनके गमन अंग एवं गमन विधि को लिखने का प्रयास कीजिए। गमन का क्या क्या अंग है और उसकी विधि क्या है, प्रोसेस क्या है, उसको लिखना है। तो गाय का गमन करने का विधि क्या है? पैर है। और वो जंतु गमन कैसे करता है? चलता है। आदमी का भी पैर है, वो चलता है। सांप का क्या है? पूरा शरीर है ना, वो क्या करता है? रेंगता है। ठीक, पक्षी का पंख है, वो क्या करता है? उड़ती है ना। अगला, कॉकरोच, शायद ये कॉकरोच नहीं है, ठीक ना। ये क्या करती है? ये अपने पैरों से रेंगती है और साथ में उड़ती भी है ना। मछली, इसका क्या है? इसकी जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो गिल्स होती है, गिल्स नहीं कह सकते हैं, इसकी जो तैरने वाली जो साइड साइड में दिख रही है ये उससे तैरती है। ठीक ना। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? वह किससे तैरती है? वो अपने कह सकते हैं इसको, तो आप समझ सकते हैं कि मछली क्या करती है, पूरे शरीर से तैरती है ना। वो साइड वाले पंख से भी तैरती है और निचली जो पंख होती है, पीछे पूंछ वाली जो पंख होती है उससे भी तैरती है। ठीक, अगला, सारणी 8.1 में आपने जाना कि चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना एवं तैरना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ विभिन्न तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं। ठीक है ना। क्या कारण है कि कुछ जंतु चलते हैं ताकि कुछ, जबकि कुछ रेंगते हैं और कुछ तैरते हैं? क्या कारण है जो कि कुछ जंतु तैरते हैं, कुछ जंतु चलते हैं, कुछ जंतु रेंगते हैं? क्या कारण हो सकता है? आपके शरीर के विभिन्न अंग किस प्रकार गति करते हैं? आपका शरीर का हर अलग अलग जो भाग होता है वो किस तरह गति करता है वो हम लोग जानेंगे, है ना। दिन भर हमारे शरीर का कोई ना कोई भाग गति करता ही है। ऐसा कौन कौन से शरीर के अंग हैं और वे कौन कैसे गति करते हैं? ऐसा कौन कौन सा शरीर का अंग है? जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आंख, नाक और गर्दन कह सकते हैं। तो ये सारे गति करते हैं। ठीक, आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए अपने शरीर के विभिन्न अंगों को घुमाकर देखिए और आगे की सारणी में को पूरा कीजिए। ठीक, तो देखिए,
शरीर का अंग जो गति करता है, जैसे कि गर्दन है, पूर्णता मतलब पूरा क्या घूम जाता है, पूरा नहीं घूमता है। यदि पूरा घूम जाएगा तो हम लोग का गर्दन टूट जाएगा। आसान असंतः अंशतः घूमता है या मुड़ता है, आधा घूमता है या मुड़ता है, ठीक है, हाँ होगा। झुकता है, बिल्कुल झुकता है, उठता भी है, ठीक है। गति बिल्कुल नहीं करता है, नहीं होगा, बिल्कुल तो करता है गति। अब कलाई जो हाथ होता है वो क्या करता है, कलाई जो है वो पूरा पूर्णतः घूमता है, ठीक, झुकता भी है और उठता भी है। अंगुलियां, ये भी अंगुलियां क्या पूरी घूमती है, अंगुलियां क्या पूरी घूमती है, नहीं, ये आधा घूमती है, झुकती भी है, उठती भी है, ठीक ना। एड़ी, एड़ी जो है वो पूर्णता नहीं घूमती है, पूर्णता नहीं घूम पाती है, ये आधा ही घूमती है, ठीक। ये उठता है, झुकता है। पैर की अंगुली क्या पूरा घूमती है, नहीं, ये क्या करती है, आधी घूमती है, ये उठती है, मतलब कह सकते हैं झुकती है, उठती है। पीठ, पीठ क्या करता है, पीठ आधा घूमता है, ठीक है, और ये झुकता भी है और उठता भी है। आगे चलते हैं हम लोग, फिर क्या है, सिर, सिर भी बिल्कुल, सिर तो आधा घूमता है ना, और ये उठता भी है, झुकता भी है। कोहनी, कोहनी जो होता है हमारा, कोहनी ये भी पूरा नहीं घूमता है, ये आधा ही घूमता है, और ये उठता है और झुकता है। भुजा, भुजा जो हमारे हैं, भुजा शोल्डर कह सकते हैं जिसको, कंधा कह सकते हैं, भुजा वो पूरे घूमते हैं, आप देख पा रहे होंगे पूरे घूमते हैं, लेकिन और वे झुकते हैं और उठते भी हैं, ठीक, क्लियर है। आपने आपने जाना कि हमारे शरीर के कुछ भाग पूर्णतः मतलब पूरी तरह घूमते हैं, जैसे कि भुजा के बारे में पढ़ा, और कुछ असंतः अंशतः घूमते हैं, मुड़ते हैं, ठीक, तथा कुछ बिल्कुल नहीं घूमते हैं, कुछ कुछ तो बिल्कुल ही नहीं घूमते हैं। ओके, अपनी अंगुली से अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे हाथ, पैर, अंगुली एवं पैर की अंगुलियों को दबाइए। अपने अंगुली से क्या करना है, अपने सिर को दबाना है, ठीक, और अपने चेहरे को दबाना है ना, और नाक को दबाना है, कान को दबाना है, कंधे के पीछे दबाना है, पैर को दबाना है, हाथ को दबाना है, ओके, अंगुली को दबाना है, एवं पैर की अंगुलियों को भी दबाइए। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी अंगुली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है, ठीक है, बिल्कुल अनुभव हुआ। यह कठोर संरचनाएं क्या है, ये अस्थियां हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बोन्स कहते हैं। जो हमारे शरीर में कठोर चीजें हैं, कठोर जो नहीं दबती है, कठोर वस्तुएं हैं, वही अस्थियां हैं, वही हड्डी हैं, बोन्स हैं, ठीक ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। जिस स्थान पर अस्थियां एक दूसरे से जुड़ी होती है, जिस स्थान पर हड्डियां जो होती है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, उसे ज्वाइंट कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक, वो क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर के अनेक प्रकार की संधियां हैं। तो आइए इन विभिन्न अस्थि संधियों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो वही जो ज्वाइंट होता है, दो हड्डियों के बीच में जो ज्वाइंट होता है गति करने के लिए, चीज़ों को मोड़ने के लिए, ठीक है ना, आधा या पूरा मोड़ने के लिए जो ज्वाइंट होता है उसी को हम लोग क्या करेंगे, उसी को हम लोग संधि कहते हैं। और उन संधियों के बारे में हर शरीर के अंग में अलग अलग जगह अलग अलग जो संधियाँ हैं उसके बारे में हम लोग विस्तार से अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्हें भी जानिए, क्या है देखिए, इन्हें भी जानिए। एक वयस्क व्यक्ति मतलब एक वयस्क जवान व्यक्ति के पास कितना होता है, 206 अस्थियां मतलब 206 हड्डियां होती है। अस्थियां एक दूसरे से लिगामेंट से जुड़ी हुई होती है। क्या से जुड़ी हुई होती है, हड्डियां क्या से जुड़ी हुई होती है, अगर पूछ देगा तो क्या बोलेंगे उसको, लिगामेंट से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। हमारे शरीर के की सबसे बड़ी अस्थि फीमर एवं सबसे छोटी अस्थि स्टेप है। सबसे बड़ी अस्थि क्या है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर है और सबसे छोटी हड्डी स्टेप, क्लियर है, फीमर स्टेप याद रहेगा। अगला यहां देख पा रहे होंगे, कंदूक खलिका संधि, बोल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बोल जैसा और एक सॉकेट जैसा ज्वाइंट रहेगा, बोल और सॉकेट, बोल और सॉकेट ज्वाइंट, इस टाइप से आप कह सकते हैं, बोल और सॉकेट ज्वाइंट, है ना। तो देखते हैं हम लोग कैसा होता है। आप कंदुक खलिका संधि बनाने का प्रयत्न कीजिए। देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक बॉल जैसा है ना, बॉल जैसा है, और एक सॉकेट के जैसा है। वो बॉल इसमें अड़ गया है, मान के चलिए ये सॉकेट है, मान के चलिए ये बॉल है, तो बॉल और सॉकेट के जैसा है, ठीक ना, इसलिए इंग्लिश में कहा जाता है बॉल सॉकेट संधि, है ना। क्रियाकलाप एक गत्ते का बेलन के रूप में मोड़िए। एक गत्ते को क्या करना है, बेलन के रूप में मोड़ देना है। रबर अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद करके उसमें मोड़े हुए गत्ते के बेलन को चित्र अनुसार क्या करना है, डालना है। देख रहे हैं यह क्या है, बोल है, बोल का एक कटा हुआ भाग है, तो इस तरह आपको डाल देना है। तो इसी तरह हमारा हड्डी भी जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ ऐसा रहता है एक कटोरा के जैसा, और हड्डी रहता है, और इस टाइप से हमारा बॉल के जैसा रहता है, बॉल सॉकेट के जैसा, ठीक है। कंदुक खलिका जैसी संधि द्वारा गति कैसे होता है देख पाते हैं। ये ऊपर नीचे भी गति हो जाती है, इधर इधर भी गति हो जाती है, गोल भी गति हो जाती है,
आप गत्ते के बेलन को गेंद पर भी चिपका सकते हैं। गत्ते का जो बेलन है वो गेंद पर भी चिपका सकते हैं। गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। देखिए ये बॉल है और इसमें एक बेलन को क्या किया गया है, साट दिया गया है। तो ये बेलन मान के चलिए हड्डी है और ये जो बॉल होता है यही हमारा जो जॉइंट के पास यही वाला होता है जो कि इस पे घूमता है, ऊपर नीचे या दाएं बाएं घूमता है। ठीक है, अगला। अब आप कल्पना कीजिए कि गत्ते का बेलन आपका हाथ है। गत्ते का जो बेलन दिख रहा है, ये जो बेलन है, ये जो बेलन है ये आपका हाथ है, मान के चलिए गत्ते का बेलन, ठीक, आपका हाथ है तथा गेंद इसका एक सिरा है। गेंद इसका एक सिरा है। कटोरी कटोरी कंधे के उस भाग के समान है। कंधे का मतलब कंधा, समझ रहे हैं, कंधे का उस भाग का सामान है जिसमें आपका हाथ जुड़ा है। यहाँ हाथ जुड़ा हुआ है, ठीक, जिसमें हाथ जुड़ा हुआ है, ये समझ रहे हैं। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा, एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिया में धंसा हुआ है। देख पा रहे हैं कि एक हिस्सा का क्या कहा जा रहा है, एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा, एक अस्थि का गेंद वाला गोला किसमें धंसा हुआ है, देख पा रहे हैं, दूसरी अस्थि का क्या में धंसा हुआ है, दूसरी अस्थि का गुहिया में धंसा हुआ है, ठीक है, गड्ढा में, ठीक ना। आगे, तो इस प्रकार की संधि कंधे एवं कमर में पाई जाती है। इस तरह की संधि आप कंधे में या कमर में पाई जाती है, ठीक। कमर में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ऐसा ही रहता है हमारा, है ना, पैर जुड़ा हुआ है, कैसा देख रहे हैं ना, है ना, ठीक। ये कमर की कंदुका खलिका है। ओके, अगला, हिंज संधि, हिंज ज्वाइंट। घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। घर के किसी दरवाजे को क्या कीजिए, बार बार खोलिए और बंद कीजिए, खोलिए और बंद कीजिए। इसके कब्जों को ध्यानपूर्वक देखिए और उसके जो जितने भी कब्जे हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, उसको ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है ना। यह दरवाजा को आगे और पीछे की ओर खुलने देता है। यह कब्जा जो होता है वो आगे और पीछे की ओर खुलने देता है। अब हिंज संधि बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक। देखिए क्रियाकलाप कितना में है, क्रियाकलाप 2। एक मोटा कागज अथवा गत्ते का एक बेलन चित्र अनुसार बनाइए। देख रहे हैं आप, एक मोटे कागज अथवा एक गत्ते का, ये गत्ता है, ठीक, गत्ते का बेलन अनुसार बेलन बनाना है। ये गत्ते का बेलन बना दिया गया है चित्र अनुसार, ठीक। अगला, गत्ते अथवा कागज के बेलन के मध्य मतलब बीचों बीच में क्या कर देना है, छेद करके एक छोटे गत्ते का बेलन डाल दीजिए। देख पा रहे हैं आप, क्या करना है, इसको छेद करके छोटे गत्ते का बेलन डाल देना है, ठीक ना, छेद करके। ओके, अगला, गत्ते का बेलन लगाइए। गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर उसको इस प्रकार मोड़िए कि यह आधा बेलन बन जाए, जिस पर दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सके। अब दूसरा वाला जो नीचे वाला जो बेलन है, ये बेलन भी इस तरह इसको मोड़ देना है कि जो दूसरा वाला जो बेलन है वो आसानी से इसमें आ जाए, फिट हो जाए, है ना। बेलन दूसरा वाला सरलता से घुमाया जा सके। आगे, आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन, आधे बेलन पर रखा, देख रहे हैं, आधे बेलन पर, ये जो आधा बेलन है, आधा बेलन जो है, आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन, ठीक, आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे के भांति है। क्या, कैसे भांति है, कब्जा किया हुआ है उस भांति है, ठीक ना। छोटे गत्ते का बेलन जो ऊपर वाला जो बेलन है चलाने का प्रयास कीजिए। अब ये वाला जो छोटे गत्ते वाला जो बेलन है, ये वाला जो बेलन है, इसको क्या करना है, चलाने का प्रयास करना है, इधर 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 ऐसे चलाने का प्रयास करना है, ठीक। अब क्या होता है, देखिए यह किस प्रकार गति करता है, ऐसा ऐसा करेगा गति, है ना। यह गति आपके द्वारा बनाए गए कंदुक खलिका संधि की गति से किस प्रकार अलग है, उससे कैसे ये अलग है, यह कह रहा है, ठीक ना। तो इससे यह कैसे अलग है, ये क्या कर रहा है, ये केवल ऐसा ऊपर नीचे घूम रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा था, ये चारों ओर घूम सकता था, या आधा ये ऊपर नीचे दाई बाई घूम सकता है, लेकिन ये केवल क्या करता है, ऊपर नीचे ऐसा घूम सकता है, ठीक है, क्लियर है। हाँ, हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोहनी एवं घुटने में हिंज संधि पाई जाती है। कोहनी में और घुटने में क्या होती है, हिंज संधि पाई जाती है, क्योंकि यह एक तरफ ही मुड़ने को देता है। आगे तरफ यदि आप आगे से पैर को मोड़ना चाहेंगे तो मुड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं मुड़ेगा, ठीक। ये है कोहनी का हिंज संधि। ओके, अब धुराग्र संधि, पाइवोट ज्वाइंट क्या होता है, गर्दन तथा सिर को जोड़ने और कलाई की संधि
क्या कहलाती है? देखिए, गर्दन और सिर को जोड़ने का। और कलाई की जो संधि होती है, जो जॉइंट होता है, हड्डी का जॉइंट को हम लोग संधि बोलते हैं, ठीक? तो कलाई का और गर्दन और सिर को जोड़ने का और कलाई को जोड़ने का जो संधि होता है, उसको क्या कहते हैं? धुराग्र संधि कहते हैं। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे, ठीक ना, दाएं बाएं घुमा सकते हैं। और धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि क्या होता है? बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है, ठीक है? देख पा रहे होंगे आप इस तरह, ठीक है? बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है, ठीक? इसी तरह हमारा जो सिर होता है, यह दाएं बाएं आगे पीछे घूमती है। ओके, अब यहाँ देखिए अचल संधि। अचल संधि क्या होता है? इमूवेबल मतलब नहीं घूमने वाला, ठीक? क्या सभी संधि गति करती है? नहीं। जब आप अपने मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। निचले जबड़े क्या करते हैं? सिर से दूर ले जाते हैं। अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए, क्या हो पाता है? क्या आप इसे गति दे पाते हैं? ऊपरी जबड़ी एवं कपाल एक के मध्य अचल संधि है, मतलब ये क्या है? नहीं मूव नहीं करता है, गति नहीं करता है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? अचल संधि होता है। तो अचल संधि कहाँ होता है? ऊपरी जबड़े एवं कपाल के बीच में। ऊपरी जबड़े और कपाल के बीच में अचल संधि होती है। आपके शरीर की अस्थियां, आपके शरीर की जो हड्डियां होती है, अस्थियों के बीच की संधि भी अचल संधि होती है। आपके सिर के अस्थियां, सिर के हड्डियों के बीच में जो होती है ज्वाइंट, सिर के बीच में जो ज्वाइंट होते हैं, वो संधि क्या होते हैं? अचल होते हैं, वे भी मुड़ते नहीं हैं। क्या सिर के बीच का कोई मूवमेंट होता है? बिल्कुल नहीं होता है, ठीक? और ना ही ऊपरी माथे और ऊपरी जबड़ी के बीच में भी कोई मूवमेंट नहीं होता है, कोई भी गति नहीं होता है, ठीक? अगला, इन्हें भी जानिए कौन किससे सुमेलित है, मतलब कौन सही मिल सकता है किससे? धुराग्र संधि किसमें होता है? गर्दन की संधि है, ठीक? और गर्दन की संधि है। अगला दूसरा क्या है? और हिंज संधि क्या होता है? हिंज संधि जो हमारा हाथ की संधि है। नहीं, हाथ नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा धुराग्र में हो जाएगा आपका। देख सकते हैं आप, धुराग्र। अच्छा, धुराग्र तो हो गया, हमें खोजना है हिंज संधि, है ना? तो हिंज संधि में इस तरह होता है ना? हिंज संधि किसमें होता है? ये होता है आपका, ये घुटने में होता है और कोहनी में होता है। तो घुटने यहाँ पर है, यहाँ घुटने नहीं दिया है, ऑप्शन में घुटने नहीं दिया गया है, ठीक है? तो कह सकते हैं हाथ में होता है ना? और अचल संधि कहाँ पर होता है? अचल संधि हमारा सिर में होता है। ओके, कंदुक खलिका संधि किसमें होता है? कंदुक खलिका संधि कंधे में होती है, ठीक है? क्लियर है? अब कंकाल के बारे में पढ़ते हैं, स्केलेटन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक? यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो पहले क्या बनाएंगे? गुड़िया यदि आप बनाना चाहते हैं पहले क्या बनाएंगे? संभवतः यह कॉमन है कि क्या बनाएंगे? गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचा तैयार करेंगे, एक ऐसा ढांचा तैयार करेंगे। हमारे शरीर की सभी अस्थियां, मतलब हमारे शरीर की सभी हड्डियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है, ठीक ना? तो शरीर हमारा जो बाहरी जो होता है उसको बनाने के लिए अंदरूनी एक ढांचा पहले तैयार किया जाता है, ठीक ना? सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इस ढांचे को ही कंकाल कहते हैं, ठीक? हमारे शरीर की सभी हड्डियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति दे दे। ये नहीं कि मान के चलिए कोई हड्डी को कहीं लगा दिया, हाथ का हड्डी को पैर में लगा दिए, पैर का हड्डी को हाथ में लगा दिए, नाक में लगा दिए, तो ऐसा तो नहीं होगा, ठीक? तो सुंदर आकृति बनाने के लिए एक क्या ढांचे की आवश्यकता होती है, और वही ढांचे को क्या कहते हैं हम लोग? कंकाल कहते हैं। चित्र 8.1 कहते हैं, ठीक? कंकाल कहते हैं चित्र 8.1 में आप देख सकते हैं। 8.1 में देखिए, 8.1 कहाँ है? चित्र 8.1, 8.2 है ये, 8.1 नहीं दिया गया है ना? देखिए, हाँ, क्या आपने कभी एक्सरे चित्र देखा है? क्या आपने कभी एक्सरे चित्र देखा है ना? तो आप देख पा रहे होंगे वहां पूरा कंकाल केवल दिखता है ना? कई बार चोट लगने पर चिकित्सक एक्सरे करवाते हैं, है ना? चोट लगने पर क्या कराते हैं कि एक्सरे कराते हैं, जिससे उन्हें अस्थियों की हुई संभावित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। उससे क्या पता चलता है कि हड्डियों में कोई भी अगर क्षति हुई है, कुछ हड्डियों में टूट फूट हुई है, उसकी जानकारी उन्हें मिलती है। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चलता है, मतलब हड्डियों की जो आकार है उसका पता चलता है, ठीक? देख पा रहे होंगे ये एक्सरे का कॉपी है ना? इससे पूरा हमें पता चलता है कि शरीर की हड्डियों का आकृति का पता चलता है। देख पा रहे हैं यहाँ हड्डी टूटा हुआ दिख रहा है ना? इसी से वे पता कर लेते हैं कि क्या क्षति हुआ है, क्या नष्ट हुआ है हड्डियों में, है ना? यहाँ पर देखिए, ये पैर का हड्डी है, ये हाथ का हड्डी है। ओके, आगे, हाथ की अस्थियां, हाथ की हड्डियां। अपनी अंगुलियों को मोड़िए। क्या करना है? अपनी अंगुलियों को मोड़िए। क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? क्या आप प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? नहीं।
आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियां हैं? मध्यमा में कितनी अस्थियां हैं? ये कितनी होती है? 5 होती है। अच्छा, मध्यमा में जो बीच वाली जो अंगुली है उसमें कितनी ये अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, कह रही है। अपनी हथेली के पीछे भाग का स्पर्श कीजिए, हथेली का पीछे भाग का स्पर्श कीजिए, ठीक करके अनुभव करें। यह अनेक छोटी छोटी हड्डियों से बनी है। आप अनुभव कर सकते हैं छू करके। सोचिए यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता? तो ये मुड़ता ही नहीं, ठीक ना, ये मुड़ता ही नहीं। ओके, और किसी भी वस्तु को हम लोग आसानी से नहीं उठा पाते, है कि नहीं। अब पसली पिंजर क्या होता है? देखिए, पसली पिंजर, सांस लेते समय अनुभव कीजिए शरीर का कौन सा भाग ऊपर नीचे होता है। शरीर का कौन सा भाग ऊपर नीचे होता है, आप अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देख पा रहे हैं, ये भाग हमारा ऊपर नीचे होता है, ठीक। इसे क्या कहते हैं? पसली पिंजर कहते हैं। गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोकें। गहरी सांस लेकर क्या कीजिए? कुछ समय तक रोकिए। अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाएं। अपने वक्ष और पीठ को हल्के से दबाएं, ठीक ना, पीठ को हल्के से दबाएं। अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए, और अपने अस्थियों को क्या करना है? अनुभव करना है, ठीक, छू करके। जितनी पसली को गिन सकते हैं आप, जितनी पसलियों को आप गिन सकते हैं, कितना पसली को आप गिन सकते हैं आप गिन लीजिए, ठीक है, दबा करके। ओके, अब आपने अनुभव किया होगा कि पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई है ना। पसलियां क्या है? विशेष रूप से मुड़ी हुई है। फिर ये वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़ी एक बक्से की संरचना करती है। यह किससे जुड़ी हुई है? वक्ष से और इसे मेरुदंड से जुड़ी हुई एक बक्से की जैसे संरचना करती है। देख पा रहे हैं, ये किससे जुड़ी हुई रहती है? मेरुदंड से और अक्ष से, ठीक है, जुड़ी हुई रहती है, ठीक है, अक्ष और मेरुदंड से, और एक बक्से के जैसा चित्र निर्माण करता है। ओके, अगला, इसी शंख रूपी बक्से को ही पसली पिंजरा कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आपके शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। ये पसली के कारण ही, पिंजर पसली के कारण ही हमारे जो महत्वपूर्ण अंग हैं वो सुरक्षित रह पाते हैं, अन्यथा हमें थोड़े से चोट में भी हम क्या हो सकते हैं? मृत्यु को पा सकते हैं, ठीक है। आगे, मेरुदंड। मेरुदंड 33 छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी होती है। मेरुदंड जो होती है वो 33 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर के बनी होती है। खोपड़ी की अस्थि 2 तरह की होती है, क्रेनियम एवं चेहरे की अस्थि ठीक। खोपड़ी की जो अस्थि होती है, खोपड़ी आप देख पा रहे हो, खोपड़ी की जो हड्डी होती है वो 2 तरह की होती है, एक क्रेनियम और दूसरे चेहरे की अस्थि होती है, ठीक। चेहरे का अस्थि होता है और क्रेनियम होता है। क्लियर है? मेरुदंड में कितनी अस्थियों से जुड़कर बना हुआ रहता है? 33। ओके, मेरुदंड को आप देख पा रहे होंगे, जो हम लोग रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, ठीक, ये 33 छोटी छोटी हड्डियों से जुड़ करके बना हुआ रहता है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे मेरुदंड के बारे में। क्रियाकलाप 4, अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुक कर अपने पाँव की अंगुली छूने को कहिए। ठीक है, क्या करना है? बिना घुटने को मोड़े, मतलब बिना बैठे, खड़े खड़ा आपको क्या करना है? बिना घुटना को मोड़े आपको अंगुली के पैर की अंगुली को छूना है। अपनी अंगुलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ क्या करना है? अपनी अंगुलियों को अपने मित्र को गर्दन से शुरू करके प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। ठीक है, गर्दन से शुरू करके पीठ की नीचे ओर लाइए। ओके, आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड आप महसूस करेंगे कि यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना हुआ है। क्या है ये? अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना हुआ है। अपनी अंगुलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। पहले तो क्या करना है? अपने मित्र को पहले बिना घुटने मोड़े झुकने के लिए कहना है, और अपने पाँव के जो अंगुलियां हैं उसे छूने के लिए कहना है। ठीक, जब वो झुक जाएगा तो क्या करना है? आपको अपने हाथों से, अपने अंगुलियों से अपने मित्र के गर्दन से लेकर के पीठ तक नीचे की ओर लाना है अपने हाथ को। तो आपको पता चलेगा, आपको अनुभव होगा कि आपके मित्र का जो पीठ के ऊपर जो है वो छोटी छोटी हड्डियों से जुड़ करके कुछ चीज बना हुआ है। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मेरुदंड कहते हैं। ठीक, आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है। ओके, तो आपने जो अनुभव किया, आपके दोस्त तो झुके हुए हैं, आपने जो गर्दन से लेकर के पीठ तक जो आपने छुआ अपने अंगुलियों से, और जो आपको महसूस हुआ, जैसे कि झुकते हैं तो पीछे तरफ हमारी हड्डियां उठ जाती है, छोटी छोटी जो हड्डियां होती है वही मेरुदंड कहलाती है। ठीक, तो ये छोटी छोटी अस्थियों से बना है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ी रहती है। तो पसली पिंजर की जो वक्ष क्षेत्र होती है वो इसी से जुड़ी हुई रहती है। ओके, यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होगा तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक सकता? यदि मेरुदंड एक ही हड्डी का बना रहता तो हम लोग नीचे नहीं झुक पाते, ना ही ये जो क्रियाकलाप किया जा रहा है इसमें उसका मित्र झुक पाता। ठीक, देख पा रहे होंगे मेरुदंड कैसा होता है, और मेरुदंड की एक एक हड्डियां जो होती है वो कैसे होती है। ठीक,
अगला, कंधे की अस्थियां कैसी होती है? कंधे की अस्थि, शोल्डर, कंधा, है ना, देख पा रहे होंगे चित्र में आप, कंधा का हड्डी। अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का देने के लिए कहिए। अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से क्या करिए? दीवार को धक्का देने के लिए कहिए। ठीक, क्या आपको उसके कंधे के समीप सामने दो उभरी हुई दिखाई देती है? क्या दिखाई देती है आपको? दो कंधों के समीप दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती है। बिल्कुल, यहाँ पर अस्थियां दिखाई देती है ना। आगे, तो वही क्या कहलाती है हमारी? वही कंधे की अस्थियां कहलाती है। इन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं। ओके, जैसे ही वो धक्का देगा तो क्या होता है? ये जो साइड में जो उभरी हुई हड्डियां दिखाई देती है, अस्थियां दिखाई देती है, वही कंधे की अस्थियां होती है। अब श्रेणी अस्थियां क्या होती है? ठीक, रिस्ट, श्रेणी अस्थियां, है ना। चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए, यह संरचना श्रेणी अस्थियां है। चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए, यह क्या है? श्रेणी अस्थियां होती है यह। ओके, ठीक, ये कहाँ से कहाँ तक का है? ये आपका पीठ से नीचे और ये जो पैर से ऊपर वाला जो एरिया होता है, यहाँ बीच का जो एरिया होता है उसका है। ठीक है, कमर जगह का एरिया का है ना। एक इस बॉक्स के सामने एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके आमाशय, ठीक, के नीचे पाया जाता है। आमाशय के पेट के जस्ट नीचे पाए जाते हैं। अंगों की रक्षा करती है, और अंगों की क्या करती है? रक्षा करती है। यह कुल्हे वाला एक वह हिस्सा है जिसके सहारे हम बैठते हैं। यह कुल्हे वाला वह हिस्सा होता है जिस पर हम क्या करते हैं? बैठते हैं। ठीक, अब मानव का खोपड़ी के बारे में पढ़ते हैं। खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बना है, अनेक छोटी छोटी हड्डियों से एक दूसरे से जुड़े होने से बना है। ठीक, लेकिन यहाँ क्या होती है? अचल होती है, ये मुड़ती नहीं है ना। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग होते हैं। ये जो खोपड़ी होती है ये बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं। महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को घेर करके सुरक्षा करती है। ठीक, ये मस्तिष्क को घेर करके सुरक्षा करती है। पसली पिंजर में 12 जोड़े पसली होते हैं। पसली पिंजर में कितने जोड़े पसली होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। ठीक, मतलब टोटल 12 जोड़े, मतलब 24 पसलियां होती हैं। ठीक, उपास्थि कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग हैं। जो कंकाल जो हम लोग बनाते हैं, कंकाल के अतिरिक्त हमारा कुछ अलग और अंग होता है जो अस्थियों के जैसे कठोर नहीं होते हैं। अस्थियों के जैसे, जो हड्डियों के जैसे कठोर नहीं होते हैं, जिन्हें मोड़ा जा सकता है। ठीक, उन्हें उपास्थि कहते हैं। ठीक, जैसे कि कान के ऊपर भाग में उपास्थि, कान के ऊपर भाग में इसे क्या किया जाता है? मोड़ा जा सकता है। ठीक, अपने कान को स्पर्श कीजिए, और क्या आप किसी कठोर अस्थि भाग का अनुभव करते हैं? बिल्कुल, ठीक ना, जिसे मोड़ा जा सके। हाँ, कठोर है लेकिन इसे मोड़ा जा रहा है। क्या अंगुलियों के बीच दबाने, अंगुलियों के बीच में यदि हम लोग दबाते हैं, दबाने पर कर्णपाली एवं इसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस होता है? ऊपर के हिस्से में और उसके बीच में कोई अंतर महसूस होता है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक, कान का ऊपरी भाग लचीला होता है। कान का ऊपरी भाग क्या होता है? लचीला होता है। देख पा रहे होंगे, जैसे ही कान को आप क्या अंगुली के बीच दबाने पर कर्णपाली, कान का जो पाली होता है एवं उसके ऊपर हिस्सा, ठीक ना, कर्णपाली मतलब कान का अंदर वाला हिस्सा, और उसके ऊपर हिस्सा में कोई अंतर महसूस होता है? बिल्कुल, ऊपर वाला क्या होता है? मुलायम होता है। कान का ऊपरी भाग लचीला होता है, मुलायम होता है। जितना भी हमारी कर्णपाली है, ठीक, जितना भी हमारा कर्णपाली है, लचीला नहीं है जितना भी हमारा कर्णपाली है। ठीक, कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है, है ना, जितना कि हमारी कर्णपाली है, जितना कि कर्ण का पाली होता है। ठीक, परंतु यह अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है, ये उतना कठोर भी नहीं होता है, वो उतना टाइट भी नहीं होता है। ठीक, यह उपास्थि है। शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। शरीर की संधियों में मतलब जॉइंट में, ठीक ना, उपास्थि पाई जाती है। पेशी, अब हम लोग पेशी के बारे में पढ़ते हैं। पेशी क्या होता है? उसको इंग्लिश में कहते हैं मसल्स। शरीर की गति के लिए केवल अस्थियां ही जरूरी नहीं है, ठीक ना, इसके लिए पेशी की भी आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप 5 में देखेंगे हम लोग। हाँ, अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाइए। अपने हाथ की एक मुट्ठी बना लिया हमने। मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। क्या कीजिए? मुट्ठी से ही क्या करना है? मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कर लिए, देख रहे हैं जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। ठीक ना, ठीक, तो क्या होता है कि क्या आप अपनी ऊपर भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? अपनी भुजा में कुछ
परिवर्तन करते हैं? बिल्कुल ऐसा, जैसे कि नॉर्मल रहता है तो कुछ नहीं रहता है, लेकिन जैसे हम लोग अपनी मुट्ठी को बंद करके और अपने भुजा को छूने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर जो होती है ये भुजा क्या हो जाती है, और ज़्यादा उठ जाती है, ठीक ना। ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा अगर नॉर्मल रहता है तो ये ऐसा नहीं रहता है, लेकिन जैसे हम लोग ऐसा उठाते हैं तो ये हिस्सा खुल जाता है, ठीक ना। तो दूसरी हाथ से इसे छूकर देखिए, दूसरी हाथ से इसे छू करके देखिए, ठीक। आप क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? बिल्कुल, यह भाग उभरा हुआ है, इसे ही क्या कहते हैं? पेशी कहते हैं, ठीक। पैर में पेशी, हाथ में पेशी, सभी जगह होते हैं, ओके। संकुचित होने के कारण पेशियां उभर आती है, यह संकुचित होती है, ठीक ना। कम जगह में होती है जिसके कारण यह उभर आती है, ओके। फैली हुई होने के कारण यह उभर आती है। अब आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में लाइए, अब अपने हाथ को फिर से नॉर्मल ले लाना है, ठीक। मुट्ठी को खोल देना है और हाथ को सीधा कर लेना है। संकुचन की अवस्था में मांसपेशी छोटी, पेशी क्या हो जाती है? छोटी और कठोर एवं मोटी हो जाती है। जैसे हम लोग संकुचन करते हैं, मोड़ते हैं, तो संकोचन की अवस्था में क्या हो जाती है? पेशी छोटी हो जाती है और कठोर हो जाती है, मोटी भी हो जाती है। यह अस्थि को खींचती है, ये क्या करती है? हड्डियों को खींचती है, ठीक ना, ये अस्थियों को खींचती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए, कोई हड्डी को यदि गति प्रदान करना है हमें, तो क्या करना होता है? दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है, दो पेशियों को, ठीक, दो पेशियों को संयुक्त रूप से मिल करके कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में कोई एक संकु सिकुड़ती है, दो पेशियों में से एक कोई सिकुड़ती है, तभी क्या हो पाता है? तो अस्थियों उस दिशा में खींच जाती है, उस दिशा में ही खींच जाती है, ठीक। अगला, युगल की दूसरी पेशी शिथिल अवस्था में होती है, युगल की दूसरी पेशी जो होती है वो शिथिल अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा, हड्डी को यदि हम लोग विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़ कर क्या हो जाता है? सिकुड़ कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचता है। देखिए, अगर विपरीत दिशा में ले जाएंगे तो पेशी क्या करता है? अस्थि को पूर्व, पेशी सिकुड़ करके स्थिल पेशी क्या करता है? शिथिल पेशी जो होता है, वो शिथिल पेशी जो होता है वो सिकुड़ कर क्या करता है? अस्थि को, हड्डियों को पूर्व अपनी स्थिति में खींचने का प्रयास करता है। जब हम लोग विपरीत दिशा में यदि अस्थि को मोड़ते हैं तो पेशी बल खींच सकती है, पेशी बल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती है। वो भले ही बल खींच सकती है लेकिन धक्का नहीं दे सकती है, ठीक। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों की संयुक्त रूप से कार्य करता है। एक अस्थि को गति देने के लिए संयुक्त रूप से दो पेशियां काम करती है, ठीक ना। आगे, अब बताइए अन्य जंतुओं में गति कैसे होता है? अन्य जंतुओं में भी इसी प्रकार की गति होती है, जैसे कि केंचुए में देखिए, है ना, अर्थ हुआ केंचुए में गति। क्रियाकलाप 6 में देखिए, बगीचे में चलते हुए एक केंचुए का निरीक्षण कीजिए, ठीक। बगीचे में चलिएगा तो आपको ऑटोमेटिक केंचुआ मिल जाएगा, तो उसमें आपको निरीक्षण करना है। इसे पकड़कर एक स्याही सोख या फिल्टर पेपर पर रख देना है। इसकी गति का परीक्षण करिए, वो कैसे गति करता है उसको देखना है आपको। अब केंचुए को एक कांच की पट्टी, टुकड़े, टाइल्स अथवा किसी चिकनी सतह पर रखिए तथा उसकी गति का परीक्षण कीजिए। देखिए, अगर खुरदरा चीज़ों में रखेंगे तो वो अच्छी से गति कर पाएगा, लेकिन यदि हम लोग चिकनी चीज़ों में रख देते हैं तो वो सही से गति नहीं कर पाता है। क्या यह गति पेपर पर केंचुए की गति से भिन्न है? बिल्कुल, पेपर में गति अधिक होगी, लेकिन वही आपका जो चिकनी स्थान पर, पेपर पर गति अधिक होगी लेकिन चिकनी स्थान पर ज़्यादा होगी। ऊपर की दो सतहों में से किस पर केंचुआ आसानी से चल सकता है? नीचे के चित्र में इसकी गति की प्रक्रिया को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए, गति को समझने का प्रयास कीजिए, है ना। क्लियर है? अगला देख पा रहे होंगे कि गति को, यहाँ पर केंचुआ है, ये इधर जाने को प्रयास कर रहा है, ठीक, फिर यहाँ जाने का प्रयास कर रहा है, ठीक, देख पा रहे हैं, है ना। केंचुए की गति की प्रक्रिया, केंचुआ का शरीर एक सिरे को दूसरे सिरे से सटा कर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। मतलब समझ आइए कि केंचुए का जो शरीर होता है वो एक सिरे को दूसरे सिरे से क्या किया होता है? सटा करके रखा गया, अनेक छल्लों से बना हुआ जैसा हमें लगता है। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती है, यहाँ हड्डियां नहीं होती है, केंचुए के शरीर में हड्डियां नहीं होती है, परंतु इसमें पेशियां होती है। केवल क्या होती है? पेशियां होती है, जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने की सहायता करती है, जिससे वह चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर को पश्च भाग, पीछे वाला जो भाग होता है पश्च भाग को भूमि से जकड़े रहता है तथा अग्र भाग को फैलाता है। पीछे वाला भाग को जकड़े रहता है और अगले वाला भाग को फैलाता है। तो ऐसे ही चलते जाता है। यदि हम उसे चिकनी स्थान पर रख देंगे तो पीछे का भाग जकड़ने के लिए उसे जगह नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण वो बार बार उसी जगह फिसलता ही रह जाएगा और एक जगह से दूसरी जगह बहुत मुश्किल से जा पाएगा। समझ पा रहे हैं? आगे, इसके बाद क्या होता है? अग्रभाग भूमि से
अग्रभाग से भूमि को पकड़ता है। फिर जैसे कि पीछे वाला भाग से जकड़ा, आगे वाला भाग को आगे बढ़ाया, फिर क्या करता है, आगे वाला भाग को जकड़ता है और पीछे वाला भाग को आगे लाता है, ठीक ना, और पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। इस तरह उसका नियम चलता रहता है, ठीक। इसके बाद यह शरीर को संकुचित करता है तथा पक्ष भाग को आगे की ओर खींचता है, इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है, ठीक। इसका प्रक्रिया समझ गए कैसे बढ़ता है। पहले तो पीछे का भाग को जकड़ के रखता है और आगे भाग को स्वतंत्र कर देता है, तो आगे भाग ज्यादा दूर चला जाता है, फिर आगे भाग को जकड़ लेता है और पीछे भाग को स्वतंत्र रख देता है, ठीक। तो पीछे भाग आ जाता है, फिर पीछे भाग को जकड़ता है, आगे भाग को, ऐसे ही जकड़ जकड़ करके आगे बढ़ते जाता है, ठीक ना। केंचुए इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ते हैं। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करती है। इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सुख होते हैं। ये सुख पेशियों से जुड़े हुए होते हैं। सुख जो होते हैं वे पेशियों से जुड़े हुए होते हैं, ठीक। ये सुख पेशियों से जुड़े हुए होते हैं और मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत करते हैं। सुख इसे कहा जा रहा है, देखिए इसे कहा जाता है, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये जो भाग होता है इसे सुख कहा जा रहा है, ठीक। ये मिट्टियों से पकड़ को ग्रिप बनाता है, ठीक है ना, पकड़ को मजबूत बनाता है। अब घोंघा के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। जैसे कि आप घोंघा देख पा रहे हो यहाँ पर। क्रियाकलाप 7, बगीचे में एक घोंघा पकड़ने का प्रयास कीजिए, है ना। बगीचे में एक घोंघा पकड़ लेना है। क्या आपने इसकी पीठ पर गोल संरचना देखी है? बिल्कुल। इसे कवच कहते हैं। वो उसका कवच होता है, उससे वह क्या होता है, अपनी बचाव कर सकता है, ठीक ना, चोट लगने से या कुछ भी यदि उसे महसूस हो कि उसका खतरा है तो वो क्या करता है, कवच के अंदर छुप जाता है। तो इसे कवच कहते हैं। और यह घोंघे का बाह्य कंकाल होता है, बाहरी कंकाल होता है। जैसे कि हमारा अंदरूनी कंकाल जो होता है वैसे ही घोंघा का बाहर कंकाल होता है, ठीक। यह अस्थियों से बना है, क्या यह हड्डी से बना है? देखते हैं। यह कवच एकल एकक होता है, एकल एकक होता है और यह घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता। यह एकल एकक होता है, मतलब वो मुड़ता नहीं है, ठीक ना, ज्वाइंट नहीं होता है उसमें, तो वो घोंघे को चलने में कोई मदद नहीं कर पाता है, ठीक। यह घोंघे के साथ खींचता जाता है, घोंघे के साथ यह खींचता जाता है, मानो उसके ऊपर लदा हुआ है। घोंघे को कांच की पट्टी पर रखकर इसका परीक्षण कीजिए। क्या करना है, घोंघे को कांच की पट्टी पर रख देना है और उसका परीक्षण करना है। जब यह चलना शुरू करता है, प्रारंभ करता है, तो सावधानी से कांच की पट्टियां को अपने हाथों से अपने सिर से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर क्या करना है, उनके चलने की ढंग का परीक्षण करना है। जैसे कि कांच में यदि हम लोग उस घोंघा को रख दिए हैं, ठीक, कांच के एक टुकड़े में रख दिए हैं, अब क्या करना है, कांच के टुकड़े को आपको ऊपर उठाना है, तभी तो आप नीचे से देख पाएंगे कि घोंघा चल कैसे रहा है, ठीक। या कवच का छेद खुलने और खुलने पर आपने उसे एक मोटी मांसाल संरचना और सिर बाहर आते देखा है। मोटी संरचना इसका पैर है, ठीक है, जो दृढ़ पेशियों से का बना है, ठीक, मजबूत पेशियों से बना है। अब सावधानी पूर्वक कांच की प्लेट को एक और थोड़ा सा झुकाइए, एक और थोड़ा सा झुका देना है, एक और। पैर की लहरदार गति दिखाइए। पैर की क्या दिखाई देती है, पैर की जो गति होती है वो हमें दिखाई पड़ेगा वैसा में, ठीक। जैसे हम लोग जैसे ही थोड़ा सा झुकाते हैं तो पैर की जो गति होती है, लहरदार गति, वो दिखाई पड़ेगा। क्या घोंघे की गति केंचुए की गति से अधिक होती है? बिल्कुल नहीं। घोंघा, अच्छा, केंचुए और घोंघे की बात किया जा रहा है, तो केंचुआ अधिक गति होता है, ठीक है, घोंघे से, बिल्कुल होता है। अब तिलचट्टा के बारे में पढ़ेंगे, कॉकरोच। आपने अपने घर या बाहर में तिलचट्टा जरूर देखा होगा। वह किस प्रकार गति करता है, ठीक ना, वो देखिए। वो अपने क्या करता है, छोटे छोटे पैरों से रेंगता है। क्रियाकलाप 8, किसी तिलचट्टे की गति का परीक्षण कीजिए, ठीक ना। आपको ऑब्जर्वेशन करना है, देखना है कि कैसे वो चलता है। आप जानते हैं कि तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवारों पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है। मतलब ये जमीन पर भी रहता है, दीवारों में भी चढ़ जाता है और ये उड़ता भी है, ठीक। देख पा रहे होंगे आप कैसा है, ठीक, पंख भी होती है इसकी, है ना। और इसकी जो पैर आपको दिख रही होगी, ये बड़ा ग्रिप बनाने वाला पैर है ना। ये जो छोटी छोटी आपको सुंद दिखाई दे रही है, ठीक है, ठीक, यही आपको दीवार में इसको चढ़ने में मदद करती है, ठीक। ये जो छोटी छोटी दिख रही है आपको, है ना, यही मदद करती है दीवार में चढ़ने के लिए, ओके। इनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं, 3 जोड़ी पैर होते हैं, देख सकते हैं 3 जोड़ी पैर होते हैं, है ना, देख रहे हैं, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी और 3 जोड़ी पैर होते हैं तिलचट्टे में। तिलचट्टे 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायक करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। बाहर का जो इसका कंकाल होता है वो कठोर होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एकांकों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। इसका जो कंकाल होता है वो घोंघा की तरह एक एकाकी नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है, विभिन्न एकांकों से जुड़ा हुआ रहता है, जिसके कारण यह गति कर पाता है, ओके। वक्ष से 2 जोड़े पंख भी जुड़े हुए होते हैं। वक्ष से क्या होता है, 2 जोड़े पंख भी जुड़े हुए होते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े होते हैं एवं बहुत पतले होते हैं, ठीक, चौड़े और बहुत पतले होते हैं, देख पा रहे होंगे, चौड़े और बहुत पतले।
ठीक, देख रहे हैं ना, चौड़े होते हैं और बहुत पतले भी होते हैं। तिलचट्टे की विशिष्ट पेशियां होती है। पैर की पेशियां चलने में सहायक करती है। वक्ष की पेशियां तिलचट्टे को उड़ने के समय पैरों को गति देती है, पैरों को गति देती है। ओके, अब बर्ड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, चिड़िया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, पक्षी एक जगह से दूसरी जगह किस प्रकार जाते हैं? अपने पंखों से उड़ करके। क्या कुछ पक्षी पानी में भी तैरते हैं? बिल्कुल तैरते हैं। हवा पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते हैं। बत्तख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते भी हैं। पक्षी किस प्रकार उड़ पाते हैं? पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित है, उड़ने के जैसा बना हुआ है। ठीक, उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। उनकी जो हड्डियां होती है उन हड्डियों में हवा भरी हुई होती है, ठीक है ना, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती है। इसलिए उनकी जो हड्डियां होती है वो हल्की होती है और बहुत मजबूत होती है। हल्की इसलिए होती है कि ताकि उड़ पाए। पक्षियों का कंकाल आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, कंकाल, पक्षी का कंकाल किस तरह होता है ना। आगे देखिए, पक्षियों में पश्चपाद की अस्थियां चलने एवं पीछे का जो पैर का जो हड्डियां होती है वो चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होता है, बना होता है। ठीक, चढ़ने या बैठने के लिए बना होता है। अग्रपाद आगे वाला जो पाद होता है कि अस्थियां रूपांतरित होकर क्या हो जाती है? देखिए, पीछे वाला जो पैर होता है वो चलने के लिए होता है, बैठने के लिए होता है। आगे वाला जो पैर होता है वो रूपांतरित हो जाता है होकर पक्षी के पंख बन जाती है। आगे में भी वो पैर ही रहता है लेकिन वो पंख में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, बन जाती है। एवं कंधे की अस्थियां मजबूत होती है, कंधे की अस्थियां मजबूत होती है। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रहने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायता करती है। ठीक है, क्लियर है। अब मछली कैसे तैरती है वो जानेंगे। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ये कविता आपने सुनी होगी, यह कविता आपने निचली कक्षाओं में अवश्य पढ़ा होगा। मछली की गति एक क्रियाकलाप द्वारा समझने का प्रयास कीजिए। ठीक, क्रियाकलाप 9, कागज की एक नाव बनाकर उसे पानी में ऊपर रखिए, इसे धीरे से धक्का दीजिए। क्या कर रहा है? धीरे से धक्का दे देना है। कागज की नाव में गति आ जाता है। ठीक, यह जल में आगे की ओर तेजी से जाती है। यह नाव को दोनों सिरों से पकड़ कर इस प्रकार धक्का दीजिए कि वह चौड़ी ओर से जल में जाए। ठीक है, चौड़ी ओर से जल में जाए, इस तरह धक्का देना है। ओके, चौड़ी ओर से तो बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक ना। मान के चलिए हम लोग इसको इधर से धक्का देते हैं तो चला जाएगा, लेकिन इधर से धक्का देते हैं चौड़ी ओर से तो बिल्कुल नहीं जाएगा, है ना, पतला होना चाहिए। ओके, तो क्या इस प्रकार नाव जल में सरलता से चल सकती है? चौड़ी ओर से धक्का देने से बिल्कुल नहीं चलेगी। ठीक, क्या आपने ध्यान दिया कि नाव की आकृति काफी सीमा तक मछली जैसी ही होती है ना। मछली का सिर और पूंछ उसके मध्य भाग की, सिर और जो पूंछ होता है वो मध्य बीच भाग की अपेक्षा में, बीच भाग की तुलना में काफी क्या होता है? पतला होता है, ठीक ना, अपेक्षा में पतला एवं नुकीला होती है। देखिए, बीच के अनुसार आगे वाला और पीछे वाला जो भाग होता है वो काफी नुकीला होता है, पतला होता है। शरीर की ऐसी आकृति को क्या कहते हैं? शरीर के ऐसी आकार को हम लोग क्या कहते हैं? धारा रेखीय कहलाती है। धारा रेखीय कहलाती है। ठीक, ओके। मछली की गति, मछली का कंकाल आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, ये मछली की कंकाल है। मछली का कंकाल इस विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बह कर निकल जाती है। इसी विशेष आकृति के कारण जल क्या होता है? इधर उधर बह करके निकल जाता है ना। और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका हुआ होता है। मछली का जो कंकाल होता है वो बहुत मजबूत पेशियों से ढका हुआ रहता है। ठीक, मांस से ढका हुआ रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अंग अग्रभाग, तैरने की जब तैरता है वो तो शरीर का आगे वाला भाग जो होता है एक और मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में जाती है। मान के चलिए आगे वाला भाग ऊपर हुआ तो पंख नीचे होगा, फिर पंख ऊपर हुआ तो आगे वाला भाग नीचे होगा। तो ऐसा विपरीत दिशा में ये करते जाती है और आगे बढ़ते जाती है। ओके, मछली चित्रानुसार शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। ठीक, जैसे ही शरीर को मोड़ती है तो उसकी पूंछ बिल्कुल उल्टी दिशा में मुड़ जाती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चलती है। जिस तरह हम लोग कागज के नाव में थोड़ा सा झटका दिए थे पानी को और आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, तो वैसे ही उसका विपरीत दिशा का जो मुड़ना होता है, पूंछ का अलग दिशा में मुड़ना और शरीर का अलग दिशा में मुड़ना, ये उससे झटका के कारण मछली क्या होती है? आगे बढ़ती है। इस प्रकार की क्रमिक चाल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है। पूंछ के पंख इस कार्य में उसकी बहुत मदद करती है। ठीक, तैरने में सहायक करती है। मछली के शरीर पर पंख भी होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायता करती है। संतुलन बनाए रखने में और दिशा निर्धारण करने में ये सहायक करती है। इन्हें भी जानिए। गोताखोर अपने पैरों में इन पंखों की तरह के विशेष
तैरने में सहायक देने वाले फ्लिपर फ्लिपर पहनते हैं, जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करती है। ठीक है, ये क्या करती है, जल में तैरने में सहायक करती है। ठीक, सहायक होती है, फ्लिपर कहते हैं उसको। अब सांप, क्या आपने सांप को आगे बढ़ते देखा है? बिल्कुल। क्या यह सीधा चलता है? नहीं, टेढ़े मेढ़े चलता है। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। सर्प का जो मेरुदंड होता है वो लंबा होता है। हमारा जो मेरुदंड होता है वो कितने हड्डियों से बना हुआ होता है? वो 33 हड्डियों से। ठीक। शरीर की पेशियां छिन्न एवं असंख्य होती है। शरीर की जो पेशियां होती है वो छिन्न छिन्न होती है, मतलब बटी बटी हुई होती है, असंख्य होती है, बहुत संख्या होती है। ठीक, असंख्य होती है। वे परस्पर जुड़ी हुई होती है और एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, चाहे वे दूर ही क्यों ना हो। भले ही आगे वाला भाग क्यों ना हो, वो पीछे वाला भाग की मांसपेशियां से भी वो जुड़ी हुई रहती है, मांसों से जुड़ी हुई रहती है, भले ही वो चाहे दूर क्यों ना हो। पेशियां, मेरुदंड, पसलियां, देखिए पेशियां, मेरुदंड, पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती है। ठीक, यही जोड़ती है कौन? ये जो हमारी पसलियां होती है। ठीक है, पसलियां जो होती है वो मेरुदंड, पसलियों, पेशियां जो होती है मेरुदंड को और पसलियों को और त्वचा को एक साथ जोड़कर रखती है। ठीक। सांप का शरीर अनेक वलय में मुड़ता है। सांप का शरीर अनेक दिशाओं में, सभी दिशाओं में मुड़ सकता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय, प्रत्येक जो भाग होता है उसे आगे की ओर धकेलता है। इसलिए क्या करता है? आगे की ओर धकेलता रहता है। इसका शरीर अनेक वलय बनाता है, अनेक वलय बनाता है। और प्रत्येक वलय आगे को क्या करती है? धक्का देते रहती है। इस कारण सर्प बहुत तेजी से गति, बहुत तेज गति से आगे की ओर क्या करता है? बढ़ता रहता है, चलता रहता है ना? चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता है, सीधा रेखा में नहीं चलता है, वो टेढ़े मेढ़े चलता है। ओके, सर्प की गति आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। हमने चित्र विभिन्न जंतुओं को गति प्रदान करने वाली अस्थियों, हड्डियों और पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के क्रम में जाना कि अलग अलग जंतुओं में गति कैसे कैसे होती है, परंतु अभी इसके संबंध में और कुछ जानना जरूरी है, जिसे अगली कक्षाओं में आप विस्तार से जानेंगे। ठीक, इन्हें भी जानिए। क्या है? प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु, प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक गेट ऑफ एनिमल्स में शरीर के विभिन्न भागों एवं इसकी विशेष गति से संबंधित उनके प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास किया है। ठीक, हड्डी हड्डी टूटने का प्राथमिक उपचार क्या करें? जब हड्डी टूट जाए तो सबसे शुरुआती उपचार कैसे करना चाहिए, कैसे उसे ठीक करना चाहिए? हड्डी टूटी है या नहीं इसकी पहचान करिए। कैसे कीजिएगा? एक्सरे के द्वारा। आपातकालीन नंबर डायल कीजिए, ठीक है ना, इमरजेंसी नंबर आप डायल कर दीजिए। चोट वाली जगह को बर्फ से सेकिए। क्या करना है? चोट वाली जगह को बर्फ से सेकना है। जल्द से जल्द अस्पताल पहुंच जाना है, हॉस्पिटल पहुंचाना है। ठीक, अगर चोट वाली जगह से रक्त स्राव हो, रक्त अगर खून निकल रहा हो तो क्या करें? उसे रोकने का प्रयास करें। पट्टी या खपची बांधिए। अब हम लोग देखेंगे कि क्या ना करें। चोट वाली स्थान पर मालिश नहीं करना है। ठीक, चोट वाली जगह या पास वाली संधि को नहीं हिलाएं। ठीक, घायल को कुछ भी खाने या पीने को नहीं दीजिए। क्यों? क्योंकि एक्सरे करवाना है आखिर, तो खाएगा पिएगा तो हड्डी का एक्सरे होने की जगह उसका खाना का एक्सरे हो जाएगा। टूटी हड्डी को बलपूर्वक सीधा नहीं कीजिए। यानी कि टूट गया है एकदम सीधा कर रहे हैं कि अभी हम ठीक ही कर देंगे, जैसे सीधा नहीं करना है तो पता चला जो टूटा हुआ है और ज़्यादा टूट जाएगा। ठीक, अगला, बिना सहारा की टूटी हड्डी को नहीं हिलाइए। बिना सहारा के टूटी हड्डी को नहीं हिला देना है, नहीं तो और ज़्यादा टूट जाएगा। ओके, चलते हैं। हमने क्या क्या सीखा वो देखते हैं। हमने सीखा अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं। हड्डी और उपास्थि जो कान वाले जो हड्डी होते हैं, मुलायम हड्डी जो होते हैं, नाक वाले हड्डी, कान वाले जो हड्डी होते हैं, ये मानव के कंकाल को बनाते हैं। कंकाल चलने में सहायक होते हैं। यहाँ आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। वो कंकाल क्या क्या मदद करता है? वो चलने में मदद करता है और आंतरिक जो अंग है उसको सुरक्षा देता है, एक कवच के जैसा, है ना। जैसा कि कछुआ का जो कवच होता है ऊपर का कवच, उसी तरह हमारा कंकाल हमारा कवच होता है, अंदर का जो अंग होता है उसके लिए। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वक्ष, कंधे एवं श्रेणी, हाथ एवं पांव की अस्थियों से बनता है। ठीक, मानव कंकाल क्या कैसे बनता है? खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वक्ष, कंधे, श्रेणी, हाथ एवं पांव की अस्थियों से बनता है, हड्डियों से बनता है। पेशियों के जो जोड़े होते हैं, जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने और फैलने में अस्थियां गति करती है। यदि पेशियां एक ही समय में सिकुड़ने का और फैलने का काम करते हैं तभी अस्थियां गति करती है। यदि मांसपेशियां अगर सिकुड़ेगी नहीं और फैलेगी नहीं तो अस्थियां, हड्डियां जो है वो गति नहीं कर पाएगी। पक्षियों की दृढ़ पेशियां तथा हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायक करती है। ठीक, अगला, मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है। ठीक,
वलय बनाकर मतलब एक सिरा ऊपर की ओर उठता है तो एक सिरा नीचे की ओर, ठीक है, विपरीत तरह से कार्य करते हैं। सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयकारी गति करता है। वलयकारी मतलब आप समझ सकते हैं ना, इस तरह टेढ़े मेढ़े, है ना, जो टेढ़ा मेढ़ा गति होता है, इस तरह टेढ़ा मेढ़ा, ये वलय गति कहते हैं इसको। तो मछली भी इसी तरह तैरता है, ठीक, आगे वाला भाग को नीचे करता है तो पीछे वाला पूंछ के ऊपर, ऐसा ऐसा करके दिन भर तैरते रहता है। और सांप भी ऐसा ऐसा रहता है, आगे क्लियर है। तेलचट्टे, तिलचट्टे का शरीर एवं पैर कठोर होता है, कठोर आवरण से ढका होते हैं, जो बाह्य कंकाल बनाता है, बाहर का कंकाल बनाता है, ठीक। केंचुए की गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तारण एवं मतलब फैलाव, विस्तारण मतलब फैलना और सिकुड़ना से होता है। हमने पढ़ा था केंचुआ कैसे चलता है, पिछली भाग को जकड़ के रखता है, आगे भाग को दूर फेंकता है, फिर अगली भाग को जकड़ के रखता है, पिछली भाग को आगे लाता है, फिर अगली भाग पिछली भाग को जकड़ता है, अगली भाग को आगे भेजता है। तो ऐसे ही आगे पीछे फैल करके सिकुड़ करके फैल करके सिकुड़ करके चलता रहता है। घोंघा पेशीय पाद की सहायता से चलता है। घोंघा जो होता है वो कवच से नहीं चलता है, ऊपर वाला से नहीं चलता है, नीचे जो पेशीय होता है, मांस वाला जो पैर होता है उसका, उससे चलता है, ठीक। आगे शिक्षक निर्देश, शिक्षक के लिए क्या निर्देश है, यदि आप एंड्रॉयड फोन का उपयोग करते हो तो प्ले स्टोर से एनाटोमी 4D ऐप डाउनलोड कर लीजिए। क्या करना है, एनाटोमी 4D ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप से मानव कंकाल तंत्र के विषय में जानकारी देना रोचक होगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि मानव कंकाल के तंत्र के विषय में जानकारी देना बड़ा रोचक होता है, ठीक। विद्यार्थी के शरीर के भाग में गति कराकर सारणी 8.2 को भरने में सहायता करना श्रेयस्कर होगा, ठीक। प्रयोगशाला में मौजूद कंकाल की सहायता से विभिन्न अस्थियों के बारे में चर्चा करके उपरांत संधियों मतलब ज्वाइंट और अस्थि मतलब हड्डी की जानकारी दीजिए। कंकाल को दिखा के बच्चों को हड्डी की जानकारी दीजिए, कैसे कैसे जुड़ल है उसको जानकारी दीजिए, ठीक है ना। अगर ये नहीं छोटी छोटी हड्डियों में नहीं रहता तो क्या होता है, ये मुड़ पाता, बिल्कुल नहीं मुड़ पाता। वो क्या होता है, ऐसे सीधा ही रहता। अगर हम लोग का रीढ़ का हड्डी मेरुदंड जो है वो एकदम सीधा रहता, ये छोटी छोटी हड्डियों से नहीं बना रहता, ये छोटी छोटी हड्डियों से, तो हम लोग ऐसे झुक पाते नहीं, केवल ऐसा ही रहते, ठीक है। ऐसा झुकना होता तो ऐसे झुकते है कि नहीं, समझ पा रहे हैं। अगला अब अभ्यास करते हैं हम लोग, क्वेश्चन आंसर बनाते हैं, ओके। सही विकल्प चयन कीजिए। पहला, मानव खोपड़ी में कौन सी संधि होती है, कौन सी संधि होती है मानव खोपड़ी में, अचल संधि मतलब जो गति नहीं करती है, ठीक है। अगला, सर्प किस अंग से गति करता है, सांप किस अंग से गति करता है, संपूर्ण शरीर से करता है, ठीक है। कंधे में पाई जाने वाली संधि को क्या कहते हैं, कंधा में जो पाया जाता है, कंधा में जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, कंदुक खलिका संधि कहते हैं, ठीक। अगला, मानव मेरुदंड में कितनी अस्थियां होती है, यहाँ कितनी हड्डी होती है, यहाँ 33 हड्डी होती है, ठीक। और पूरे शरीर में कितनी हड्डी होती है, 206, ओके। मानव कंकाल में कितनी अस्थियां हैं, मानव कंकाल में कितनी हड्डियां हैं, 206। अब रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्या है रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स। अस्थियों की संधियां शरीर को गति करने में सहायक करती है। अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का क्या बनाते हैं, आकृति को बनाते हैं, ठीक है, कंकाल को बनाते हैं। कोहनी की अस्थियां खाली स्थान संधि द्वारा जुड़ी रहती है। कोहनी किस संधि के द्वारा जुड़ी हुई रहती है, वो रहती है आपकी, देख सकते हैं हम लोग पढ़े थे, कोहनी जो होती है वो किस संधि के द्वारा जुड़ी हुई रहती है, देखिए हमने पढ़ा था अभी। कोहनी जो होता है वो देखिए, कोहनी हिंज संधि के द्वारा जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। किस संधि के द्वारा जुड़ी हुई रहती है, हिंज, ओके। अगला, गति करते समय खाली स्थान के संकुचन से अस्थियां खिंचती है, किसकी, पेशियों की संकुचन से अस्थियां खींच जाती है, ठीक है, पेशियों की संकुचन से अस्थियां खींच जाती है। अगला, अच्छा, संकुचन से अस्थियां किसके संकुचन से, कौन सी पेशियों की संकुचन से खींचती है, ये देखिए वो पेशियों की संकुचन से खींच जाती है, ठीक है। अगला, घोंघा खाली स्थान की सहायता से चलता है, किसकी सहायता से चलता है, वो पादप, अपने पैरों की दृढ़ पादप से, पेशीय पादप से, जो मांस वाला जो उसका पैर होता है उससे चलता है, ठीक। अब सही गलत हम लोग ठीक करेंगे। सही में सही चिन्ह लगाना है और गलत में गलत चिन्ह लगाइए। सभी जंतुओं की गति एवं चालन बिल्कुल एक समान होती है, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि कोई विलय करके चलता है, मतलब ऐसा टेढ़ा मेढ़ा चलता है, कोई सीधा चलता है, कोई रेंगते हुए चलता है, कोई पैरों से चलता है, कोई तैरता है, कोई उड़ता है कि नहीं, सभी अलग अलग होते हैं, ठीक। तो अब अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि उपास्थि अस्थि की अपेक्षा में कठोर होती है। क्या उपास्थि अस्थि की अपेक्षा में कठोर होती है, बिल्कुल नहीं। उपास्थि तो मुलायम होता है, बाकी सब ना कठोर होता है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। अंगुलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती है। अंगुलियों की अस्थि में संधि कैसे नहीं होती है, यदि अंगुलियों की अस्थि में संधि नहीं होता, ज्वाइंट नहीं होता, तो ये मुड़ पाती नहीं, मुड़ पाती, सीधा ही रहता है ऐसा, है ना, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक। तीसरा नंबर भी गलत होगा। अग्रभुजा, आगे वाला जो भुजा होता है, अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती है,
आगे का जो भुजा होता है उसमें 2 ही अस्थि होती है, आगे का जो हाथ होता है इसमें 2 ही भुजा होता है। बिल्कुल, इसको हम लोग देख लेते हैं, डाउट हो रहा है। अग्र भुजा में बिल्कुल नहीं, 2 अस्थियाँ, अच्छा 2 अस्थियाँ होती है, सही होगा, ठीक है। अगला, तिलचट्टे में बाह्य कंकाल पाया जाता है, बिल्कुल तिलचट्टे में बाहरी कंकाल होता है ना। अब अगला प्रश्न, मिलान कीजिए, है ना। ऊपरी जबड़ा, ऊपरी जबड़ा क्या होता है, वो अचल संधि होता है, ठीक, क्या होता है, अचल संधि होता है। मछली, मछली कैसा तैरती है, वो मछली जो होती है वो मछली का शरीर धारा रेखीय होती है, ठीक है। पसलियाँ, पसलियाँ क्या होती है, हृदय की सुरक्षा करती है, ठीक। घोंघा क्या करती है, बहुत धीमी गति में चलता है। और तिलचट्टा क्या करता है, हवा में उड़ता है, ठीक। अगला, आपके हाथ की संधि का नाम लिखिए, हाथ का जो संधि है उस संधि का नाम लिखिए जिसकी सहायता से आप बैडमिंटन रैकेट पकड़ पाते हैं, ठीक। तो कौन से संधि से आप हाथ बैडमिंटन या रैकेट पकड़ पाते हैं, देखिए हमने पढ़ा था, ये आप पकड़ पाते हैं, देखिए इससे, किससे, हाथ की जो अस्थियाँ होती है ये आप पकड़ पाते हैं किसी भी चीज़ों को, वो होती है, देखिए मैंने लिख दिया उत्तर, कलाई की संधि, ये क्या होता है, कलाई, कलाई की संधि के द्वारा हम लोग इसे पकड़ पाते हैं, ठीक है, कलाई की संधि के मदद से। अगला प्रश्न क्या है, कपाल की कौन सी संधि गति करती है, कपाल की जो है वो कौन सी संधि गति करती है ना। कपाल की कौन सी अस्थि, मतलब कपाल की कौन सी हड्डी गति करती है, देखते हैं। निचला जबड़ा, केवल निचला जबड़ा गति करता है, निचला वाला, ये वाला निचला जबड़ा का जबड़ा गति करता है, ये ऊपर वाला जबड़ा गति नहीं करता है, ठीक। अब अगला प्रश्न क्या है कि उपास्थि किसे कहते हैं, जो कान के पास जो हमारा जो कह सकते हैं मुलायम अस्थि होती है, मुलायम हड्डी होती है, उसे हम लोग उपास्थि कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या लिखा है, देखिए, उपास्थि कार्टिलेज एक नरम, क्या होता है, एक नरम और लचीला संयोजी ऊतक है जो हड्डियों के सिरों में पाया जाता है, सिर में पाया जाता है और जोड़ों के चिकनाइयों को प्रदान करता है जिससे वे आसानी से हिल सकते हैं, और कान में भी पाया जाता है, ठीक है। यह हड्डियों को एक दूसरे से रगड़ने से बचाता है, हड्डी एक दूसरे से ना रगड़ा जाए उससे भी यह बचाता है, कौन, उपास्थि, ठीक। आगे, पेशी क्या है, पेशी क्या है, अगला प्रश्न, पेशी शरीर में पाया जाने वाले एक ऊतक है जो संकुचित होकर गति उत्पन्न करते हैं, गति करने में सक्षम होता है। यह हड्डियों को खींचकर या अंगों को हिलाकर शरीर में को गति प्रदान करता है। हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ती है, हमारी कोहनी में कब्जा संधि हिंज ज्वाइन होती है, ठीक है। वे जो केवल एक ही दिशा में गति करती है, गति को अनुमानित देती है, जैसे कि दरवाजा का कब्जा, ठीक ना, इसलिए यह पीछे की ओर नहीं मुड़ती है, जैसे कि हमने पढ़ा था, देख सकते हैं आप यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, हमने पढ़ा था, हाँ यहाँ पर देखिए, ये केवल एक ही दिशा में गति करेगी, है ना, केवल एक ही दिशा में गति करेगी, ये तो ऐसा नहीं गति कर सकती है, ठीक, इसीलिए हमारा जो होता है वो नहीं मुड़ पाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, इसलिए क्या होती है हमारी जो इसलिए पीछे की ओर नहीं मुड़ सकती है, क्या, कोहनी। अगला, पक्षी के कंकाल किस प्रकार उड़ने में सहायक करती है, पक्षी की कंकाल उड़ने में कई प्रकार से सहायक करती है, जैसे कि वो हल्की और मजबूत हड्डियां होती है, ठीक ना। पक्षियों की हड्डियां खोखली और वायु से भरी हुई होती है जिनसे उनका वजन कम होता है, लेकिन वे मजबूत होती है, ठीक। यह उरोस्थी उपस्थि जिसे कि कह सकते हैं कि उसकी जो हड्डियां होती है उरोस्थी पंखों की मजबूत उड़ने वाली मांसपेशियों को जोड़ने के लिए एक बड़ी सतह प्रदान करती है, वक्ष कह सकते हैं जिसको हम लोग, जुड़ी हुई हड्डियां होती है, कुछ हड्डियां आपस में जुड़ी हुई होती है जिससे कंकाल का स्थिरता मिलती है, कंकाल को स्थिरता मिलती है और उड़ने के समय शरीर को सहारा मिलता है, ठीक। आगे, अग्रपाद, आगे वाला जो पैर होता है, अग्रपाद का पंखों का में रूपांतरित हो जाना, आगे का जो पैर बनने का चीज वो पंख में बदल जाता है, वो उसका बहुत मदद करता है, ठीक ना। पक्षियों के अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होते हैं जो उड़ान के लिए आवश्यक होते हैं। शारीरिक गतियों का वर्गीकरण कीजिए, शरीर का जो गति होता है उसका वर्गीकरण कीजिए, है ना। देखिए, जैसे कि व्यायाम करते हैं हम लोग, है ना, तो क्या क्या करते हैं, गति अथवा संधि गति का प्रकार क्या होता है, हाथ को गोल गोल घुमाते हैं, ठीक है, हाथ कंदुक खली के द्वारा होता है वो, और वर्तुल गति होता है, ठीक है, गोल गोल होता है। दौड़ने में पैर से करते हैं, पैर का काम होता है, घुटना का काम होता है, ठीक है। तो ये रेखीय सीधा सीधा दौड़ते हैं या गोल चक्कर में भी हम लोग दौड़ते हैं, लेकिन दौड़ने का तो सीधा सीधा ही दौड़ सकते हैं, गोल नहीं दौड़ सकते हैं। कूदने में, उछलने में, कूदने में पैर, घुटने, ये सबका कुल्हे सबका होता है प्रयोग, ऊपर नीचे होते हैं। गर्दन को घुमाना में गर्दन और ग्रीव संधि का काम करता है, ठीक है। जैसा कि हमने देखा था, एक बेलन था और इसके चारों ओर एक बना हुआ था, इस तरह से इसको कहते हैं हम लोग ग्रीवा संधि, ग्रीवा ज्वाइंट, ठीक है।
जिसमें घूर्णी गति होती है, घूर्णन गति, ठीक है, घूमने का जो गति होता है। ओके, फिर क्या है, स्ट्रेचिंग, भुजाओं का फैलना, भुजाएं, कंधे, कोहनी, इसमें रेखीय गति होती है, ठीक है, विस्तार होता है, फैलाव होता है। साइकिल चलाने में पैर का कुछ उपयोग होता है, घुटने का उपयोग होता है, और वर्तुल गति होती है, ठीक है, मतलब गोल गोल हम लोग पैर को घुमाते हैं, ठीक है ना। और रेखीय गति संयोजित करती है और वो सीधे चला जाता है। बुजुर्गों के जोड़ों के दर्द पर रिपोर्ट बनाइए। समस्या की पहचान क्या क्या हो सकती है? बुजुर्गों में जोड़ों में दर्द और सूजन की समस्या आम है, ठीक है, ये तो नॉर्मल होता है, आजकल जान ही रहे हैं। जिसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि गठिया, है ना, चोट, उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों का घिसक जाना, ठीक है ना, उपास्थि जिसको बोलते हैं, जोड़ों का घिसक जाना, संधि जो जिसको बोलते हैं, जोड़ों का घिसक जाना, या अन्य चिकित्साई स्थितियाँ। ओके, अब कारण क्या क्या होता है ये जान लेते हैं हम लोग। तो अर्थराइट्रिस होता है, ठीक, यह सबसे सामान्य प्रकार का गठिया है जिसमें जोड़ों के कार्टिलेज घिस जाते हैं, जिससे दर्द और आकड़न होती है। ओके, अब देखिए रूमेटॉइड क्या होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस यह एक ऑटो इम्यून बीमारी है, ऑटोमेटिक हो जाने वाला इम्यून बीमारी है, जिससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जोड़ों पर हमला करती है, जिससे सूजन और दर्द होता है। चोट, पुराने घाव या बार बार होने वाली चोटें भी जोड़ों के दर्द का कारण बन सकती है, ठीक है, पुराने घाव या बार बार होने वाली चोटें भी जोड़ों का दर्द का कारण बन सकता है। गाउट, यूरिक एसिड के क्रिस्टल जोड़ों में जमा होने से तीव्र दर्द और सूजन होती है। मदद और निदान क्या है इसका? बुजुर्गों में जोड़ों का दर्द एक गंभीर समस्या है जिसके लिए उचित निदान और उपचार आवश्यक है। सही देखभाल और जीवन शैली में बदलाव से उनकी स्थितियों में सुधार लाया जा सकता है, ठीक। यदि आपको चाहिए बेहतर जीवन, यदि आपको लिखनी है नई कहानी, तो आचार्य प्रशांत जी के संग जुड़िए। लाइव आचार्य प्रशांत जी की शिक्षाओं से यदि लाइव जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क करें, मैं आपको मदद करूंगा, ठीक है। नमस्कार, आपका स्वागत है समझ ही अंतिम उद्देश्य यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की सभी पुस्तकों को समझेंगे गहराई से, उसके बाद सभी प्रश्नों का हल भी करेंगे, और आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी के बारे में जान लेते हैं। आचार्य प्रशांत जी दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले स्पिरिचुअल लीडर हैं। वे IAS, IIT, IIM, गेट जैसे टॉप एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। इनके द्वारा करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बदल रहा है। उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है एनवायरमेंट को सुरक्षा रखने के लिए। मैं एक वीडियो आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, ऑपरेशन 2030। ये वीडियो आप अवश्य देखिएगा यदि आप अपने पृथ्वी से प्यार करते हैं तो। और वे लगभग 160 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। अगर विद्यार्थी जीवन की बात करें तो विद्यार्थी जीवन के ऊपर भी एक पुस्तकें उन्होंने लिखी है, आप उन्हें जरूर पढ़िएगा, है ना। स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड लगभग हजारों वीडियोस यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे आचार्य जी की। 22 से अधिक कंट्री के लोग उन्हें फॉलो करते हैं। उनका मुख्य 5 काम है। पहला, जलवायु परिवर्तन के ऊपर बात कर रहे हैं वे। दूसरा, महिला सशक्तिकरण, जो महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तीसरा, युवाओं को सही दिशा में ले जा रहे हैं। चौथा, पशु क्रूरता, बेजुबानों का जान लिया जा रहा है, उस पर काम कर रहे हैं। पांचवा, उच्चतम ग्रंथों को सरल अर्थों में घर घर तक पहुंचा रहे हैं, है ना। आचार्य प्रशांत जी के बारे में जितना भी शब्द बोला जाए कम ही पड़ेगा, क्योंकि वे बहुत महान काम कर रहे हैं। आज के युग के वे भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुषों के समान आते हैं, ठीक है ना। यदि आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ है तो मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूं, उस काम को आप अवश्य ही पूरा कीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपको वीडियो के नीचे मोर करके लिखा हुआ दिख रहा होगा, मोर करके, उस मोर पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन पेज खुल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पेज में फिर से आपको मोर लिखा हुआ दिखेगा, मोर पर फिर से आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, आप देख पा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बाय आचार्य प्रशांत जी। इस वीडियोस को अवश्य ही आप देखिएगा, क्लाइमेट चेंज के ऊपर आचार्य जी की वीडियो है। ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा निकल चुका है। यदि आप अपने घर वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने गांव वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने शहर से, अपने राज्य से, अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने विश्व से, अपनी पृथ्वी से यदि आप प्रेम करते हैं, तो ये वीडियो को आप अवश्य ही शेयर कीजिएगा। आचार्य जी की जो वीडियो है क्लाइमेट चेंज का समाधान, ये वीडियो को आप देखिए, समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अपना स्वधर्म निभाना चाहते हैं, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है अभी क्लाइमेट चेंज। क्योंकि 365 में से ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन हमारा क्लाइमेट ठीक है ना। और सबसे बड़ा नुकसान जानवरों को हो रहा है और गरीब तबके के लोगों को हो रहा है, ठीक है, जो कि इसके लिए वे जिम्मेवार भी नहीं है। जिम्मेवार तो वो अमीर लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं और पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है।